हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स के इस लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 5 में, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी के बारे में। जैसा कि पिछले 4 लेक्चर्स में हमने आवेश और आवेश से संबंधित कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन किया, आज के इस लेक्चर 5 में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कूलॉम्स लॉ और इससे संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में, और फिर हम सॉल्व करेंगे इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कूलॉम्स लॉ के। तो कोई भी चार्ज होता है वह अपने आसपास के क्षेत्र को विद्युत रूप से प्रभावित करता है। विद्युत रूप से प्रभावित का मतलब है, अगर इसके क्षेत्र में, इस आवेश के आसपास के क्षेत्र में कोई भी अन्य आवेश आए तो वो या तो प्रतिकर्षित होगा या फिर आकर्षित होगा। वह डिपेंड करेगा आवेश की प्रकृति पर। तो इसी तरह से कोई दूसरा आवेश है, इसके पास में रखा हुआ है, तो ये भी अपने आसपास के क्षेत्र को विद्युत रूप से प्रभावित करेगा। तो ये दोनों अपने आसपास के क्षेत्र को विद्युत रूप से प्रभावित करेंगे। तो इन दोनों विद्युत क्षेत्रों के म्यूचुअल इंटरेक्शन से ये दोनों आवेश एक बल का अनुभव करते हैं, आपस में एक दूसरे पर बल लगाते हैं। तो उस बल को क्या कहते हैं? हम विद्युत बल कहते हैं या फिर कूलॉम बल। विद्युत बल कहें या फिर कूलॉम बल, दोनों ही एक ही बात है। तो हम स्टार्ट करते हैं कूलॉम्स बल के स्टेटमेंट से, कूलॉम्स लॉ के स्टेटमेंट से। तो सन 1785 में कूलॉम्स ने एक स्टेटमेंट दिया आवेशों के, दो स्थिर आवेशों के फोर्स के बारे में। वो स्टेटमेंट क्या था? किन्हीं दो स्थिर मतलब स्टेशनरी आवेशों का स्थिर होना बहुत ज़रूरी है। आवेशों के मध्य लगने वाला बल या फिर विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है, तथा उन दोनों आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इसे अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेस करें तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपातिक, और उन दोनों आवेशों के, जैसे ये दो आवेश हैं, इस पर चार्ज Q1, इस पर चार्ज Q2, इनके बीच की दूरी मान लो R है, तो इन दोनों के तो गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगेगा, और इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम इसको दूसरे तरीक़ा से व्यक्त करें तो ऐसे F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर,
प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ये होता है के। तो के इज एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर के इज समानुपातिक, के को क्या कहते हैं, समानुपातिक नियतांक, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इसका मात्रक न्यूटन होता है, फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, इसका भी मात्रक न्यूटन होता है। तो इस तरह से कूलम्ब्स का ये स्टेटमेंट था, इसको हमने मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया। एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसका मात्रक हो गया न्यूटन। अब हम बात करते हैं के बारे में कि के है क्या, इसको समझते हैं। तो के की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, वो होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ये तो होता है निर्वात के लिए, एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता से मतलब है हमारा कि कोई भी मीडियम इलेक्ट्रिकली कितना गुड बिहेव करता है, मतलब विद्युत इलेक्ट्रिक करंट के प्रति कितना अच्छा बिहेवियर है, तो उस मीडियम के एप्सिलॉन पैरामीटर से डिफाइन करते हैं। तो के इज़ डायरेक्ट, के इज़ इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, या फिर एप्सिलॉन 0 भी बोलते हैं, नॉट भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब्स। इसकी यूनिट कैसे आएगी, देखो एफ क्या होता है, के एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन। तो के की यूनिट निकालना चाहते हैं हम, तो के क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 इज इक्वल टू के। तो इसकी क्या होती है न्यूटन, आर की क्या हो जाएगी स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर, यहाँ पे एक कूलम इसके लिए, एक कूलम इसके लिए, तो मतलब कूलम का स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। इस तरह से इसकी यूनिट को हम निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं एप्सिलॉन की। तो एप्सिलॉन क्या है, निर्वात वैक्यूम की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता को कहेंगे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसकी वैल्यू होती है सभी मीडियम के लिए, इसकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है, और निर्वात के लिए कितनी होती है 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन की वैल्यू होती है, जो कि निर्वात के लिए है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। प्रत्येक माध्यम के लिए एप्सिलॉन मतलब विद्युतशीलता की वैल्यू अलग अलग होती है, का मान अलग अलग होता है। इसका मान अलग अलग होगा तो के का मान भी अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों। तो इस तरह से के का मान भी प्रत्येक माध्यम के लिए अलग अलग होता है। अब हम बात करते हैं एप्सिलॉन की डायमेंशन के बारे में, विमा। देखो यहाँ से देखते हैं इसका मात्रक क्या होता है, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलम के लिए क्या आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन न्यूटन के लिए F, और इसके लिए लेंथ का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर। तो Q के लिए क्या होता है T स्क्वायर E स्क्वायर, और F के लिए क्या होता है M1 L1 T-2, और L के लिए क्या हो जाएगा T स्क्वायर। तो ये ऊपर जाएगा M-1, ये ऊपर जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो 2 और 1 3, L की पावर -3, और 2 यहाँ पे, और ये -2 ये ऊपर जाएंगे तो T की पावर 4 और A स्क्वायर। तो ये क्या हो गया
एप्सिलॉन की डायमेंशन हो गई ये m-1 l की पावर -3 t की पावर 4 और a की पावर स्क्वायर a टू द पावर स्क्वायर। यदि निर्वात ना हो, हमारा माध्यम निर्वात ना हो और कोई माध्यम हो, तो उसको हम करते हैं एप्सिलॉन से डिनोट। तो एप्सिलॉन को कहते हैं माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सभी माध्यम के लिए अलग अलग होती है चूँकि। और इस तरह से फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा जब हम माध्यम के लिए बात करते हैं, मतलब कोई भी दो चार्ज हैं Q1 Q2, ये किसी माध्यम में रखे हुए हैं, जैसे पानी, केरोसिन, ग्लिसरीन, वटेवर। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन। माध्यम के लिए बात हो रही तो एप्सिलॉन आ जाएगा Q1 Q2/r²। और इसके मात्रक न्यूटन। तो इस तरह से फोर्स का एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाता है अगर माध्यम अलग अलग हो तो। अब हम बात करते हैं परावैद्युतांक के बारे में। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर कहें इसको आपेक्षिक विद्युतशीलता। रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर परावैद्युता भी कहते हैं इसे, परावैद्युता, विशिष्ट परावैद्युता, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। 3 नामों से जानते हैं, परावैद्युतांक, आपेक्षिक विद्युतशीलता, विशिष्ट परावैद्युता। इसे एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। इसका बेसिक फॉर्मूला हम जान लेते हैं। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब कोई भी माध्यम के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता उस माध्यम का निरपेक्ष विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है। इसे अगर हम निकालें तो किस तरह से निकालेंगे, इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम परावैद्युतांक को डिफाइन करते हैं। कूलॉम्स ने क्या किया, साइंटिस्ट कूलॉम्स ने क्या किया, कूलॉम ने कि दो स्थिर आवेशों को सबसे पहले निर्वात में रखकर उनके बीच में फोर्स को फाइंड किया। फिर उनको अलग अलग माध्यमों में रखकर, जैसे पानी में, जल में, केरोसिन, ग्लिसरीन, मतलब अलग अलग माध्यमों में रखकर दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले बल को ज्ञात किया। तो प्रत्येक कंडीशन में बल का मान अलग अलग पाया गया। तो यहीं से डेफिनेशन आती है परावैद्युतांक की। किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य लगने वाला बल कूलॉम बल, निर्वात मतलब वैक्यूम की तुलना में जितना गुना कम होता है
उसे परावैद्युतांक कहते हैं। जैसे को समझते हैं सबसे पहले, तो F 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये तो होता है निर्वात के लिए, इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर यदि हम माध्यम में बात करें बल के लिए, तो क्या होगा एक्सप्रेशन 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की जो सबसे कम वैल्यू होती है वो निर्वात के लिए होती है। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है निर्वात के लिए कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, मतलब -12, बहुत कम वैल्यू हो जाएगी, कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो मीडियम के लिए इसकी वैल्यू कुछ और होगी। एक चीज़ और, तो कूलाम ने जब अलग अलग माध्यमों के लिए आवेशों के मध्य लगने वाले बल को ज्ञात किया, तो उसने देखा कि निर्वात में लगने वाला बल सबसे अधिक होता है। फिर अलग अलग माध्यमों में लगने वाला बल माध्यम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो निर्वात में सबसे अधिक होता है, कुचालक में, डाइलेक्ट्रिक पदार्थ में, माध्यम में, उसके लिए बल का मान निर्वात की तुलना में कम होता है। और सुचालक, गुड कंडक्टर्स में बल का मान 0 होता है। इस तरह से हम अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग बल के मान प्राप्त करते हैं। तो यहाँ से हम इसके एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का एक्सप्रेशन निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या थी, किसी माध्यम में उपस्थित आवेशों के मध्य लगने वाला बल कूलाम निर्वात बल निर्वात की तुलना में जितना गुना कम होता है उसे परावैद्युतांक कहते हैं। तो एप्सिलॉन आर निर्वात में लगने वाला बल, इसको F0 से डिनोट कर रहे हैं, और माध्यम में लगने वाला बल Fm। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। माध्यम के लिए क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कैंसिल आउट, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/4 एप्सिलॉन, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी क्या निकली, एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0, मतलब माध्यम के लिए विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है, रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है, परमिटिविटी। ठीक, अब हम कुछ माध्यम के लिए, कुछ अलग अलग माध्यमों के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू देखते हैं। तो हवा, एयर के लिए होती है 1.00059, 1.00059, और वैक्यूम के लिए तो 1 होती है, एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू 1 फॉर वैक्यूम। ग्लिसरीन के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है 42.5, और सुचालक के लिए क्या वैल्यू होती है, अनंत, इन्फिनिटी। ठीक है, और हाँ, इसकी एप्सिलॉन आर की यूनिट कोड देख लेते हैं। देखो ऊपर भी एप्सिलॉन, नीचे भी एप्सिलॉन नॉट, दोनों की यूनिट सेम, तो एक दूसरे की यूनिट को क्या कर लेंगी, कैंसिल कर देंगी। तो ये कैसी हुई, यूनिट लेस क्वांटिटी, मतलब यूनिट लेस पैरामीटर है ये, जो कि माध्यम की रिलेटिव
परमिटिविटी होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में, इसी से संबंधित है। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। देखो, कोई भी फोर्स होता है वो कैसा होता है, एक सदिश क्वांटिटी होती है फोर्स, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो कूलाम बल है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो इस तरह से कूलाम बल को हम किस में वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो किस तरह करेंगे, देखते हैं। तो मान लो कोई दो आवेश हैं Q1 Q2 और ये किसी कांस्टेंट फ्रेम में है, मतलब स्थिर नियत फ्रेम में रखे हुए हैं। और इनकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, वेक्टर डिस्टेंस R1 वेक्टर R2 वेक्टर, और दोनों की रिलेटिव डिस्टेंस कितनी हो गई, R2 माइनस R1 वेक्टर। चूँकि दोनों पे कूलाम फोर्स लगेगा एक दूसरे की वजह से, तो इस पे लगने वाले फोर्स को हम इस डायरेक्शन में दिखा रहे हैं, इसकी वजह से इस पे लगने वाले फोर्स मतलब F1 2 वेक्टर फोर्स ड्यू टू 2 on 1। सिमिलरली इसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा तो उसको दिखा रहे हैं F2 वेक्टर फोर्स ड्यू टू 1 on चार्ज 2। ये ओरिजिन है। तो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, क्या है, F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0। निर्वात के लिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, Q1 Q2/r²। इसकी जो डायरेक्शन होती है, इसकी फोर्स की डायरेक्शन, दोनों ही फोर्सों की बात कर रहा हूँ मैं, जनरल लेके चल रहा हूँ। दोनों इस फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन के अनुदिश होती है। ठीक है, तो इनको मिलाने वाली लाइन कौन सी है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो R2 कैप माइनस R1 कैप, ये क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी, नॉर्मल यूनिट वेक्टर हो गया ये, R2 कैप माइनस R1 कैप। या फिर इसको R2 माइनस R21 कैप भी कह सकते हैं इसी को। तो F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R2² R21 कैप। और कोई भी यूनिट वेक्टर होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, R1 R वेक्टर अपॉन R मॉडुलस ऑफ R वेक्टर। ठीक है, इसको यहाँ पे रखते हैं तो 1/4πε0 Q1 Q2/R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड स्क्वायर। इसकी जगह लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, R12 क्या है यहाँ पे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, या फिर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इन दोनों का मोड ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर अपॉन R12 का मोड 1/4πε0 Q1 Q2/R2 माइनस R1। देखो R21 माइनस R1 वेक्टर, इस चित्र से देखें, R21 माइनस R1 वेक्टर का मोड, या फिर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, दोनों ही एक ही बात है। तो हम इसको यहाँ पे रखते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/R1 माइनस R2 वेक्टर का
मोड और ऊपर क्या जाएगा 3 मतलब क्यूब R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो ये फोर्स का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसी तरह से जो दूसरा फोर्स लगेगा कौन सा वाला R21 मतलब फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू चार्ज Q1। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसके जैसे लिख देते हैं R21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 वेक्टर का मोड क्यूब R। अब देखो यहाँ पे R12 था तो R1 माइनस R2 आया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 वेक्टर का मोड क्यूब। ये देखो R1 माइनस R2 है और यहाँ पे R2 माइनस R1 है, तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे ये माइनस लगा दी मैंने यहाँ पे, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो ये पूरी क्वांटिटी किसके इक्वल है F12 के, और ये कितना F21, और ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा। मतलब दोनों ही बल F12 वेक्टर और F21 वेक्टर परिमाण में तो समान होते हैं, मतलब इनका मोड लें तो क्या जाएगा F21 मोड वेक्टर का मोड इज इक्वल टू F12 वेक्टर का मोड। दोनों ही बल परिमाण में तो समान होते हैं, लेकिन उनकी दिशा कैसी होती है, विपरीत होती है। मतलब इसकी दिशा इस डायरेक्शन में है और इसकी दिशा इस डायरेक्शन में है। दोनों ही बल परिमाण में तो समान है, ये बल जितना होगा उतना ही ये बल होगा। इसकी डायरेक्शन इस दिशा में और इसकी डायरेक्शन इस दिशा में है। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, न्यूटन के गति के थर्ड लॉ के। तो इनकी नेचर को देखते हैं कि ये किस तरह के बल होते हैं, कूलम्ब्स बल किस तरह की होती है। देखो कूलम्ब्स बल के एक्सप्रेशन से देखें हम तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये सिंपल एक्सप्रेशन होता है इसका, जनरल एक्सप्रेशन। तो ये किस पर डिपेंड है, ओनली R पर, मतलब डिस्टेंस पर डिपेंड है। तो जो केंद्रीय बल होते हैं वो भी डिस्टेंस पर ही डिपेंडेंट होते हैं केवल। तो ये कूलम्ब बल कैसा बल है, केंद्रीय बल, सेंट्रल नेचर। इस तरह की नेचर इसकी सेंट्रल फोर्स नेचर है। केंद्रीय बल होते हैं, कूलम्ब बल केंद्रीय बल होते हैं। कभी कभी एक नंबर में पूछ भी लेते हैं इस तरह को। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की। तो पहला फैक्ट्स क्या है कि कूलम्ब्स लॉ हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता। तो कूलम्ब्स लॉ हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता, तो कहाँ पे फेल होता है, तो ये होता है जब आवेश गतिमान अवस्था में हो, तब कूलम्ब का नियम एप्लीकेबल नहीं होता, लागू नहीं होता। और दूसरा है नाभिकीय जो बल होते हैं वो 10⁻⁻15 मीटर की रेंज तक प्रभावी होते हैं। तो यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ लागू नहीं होता। एप्लीकेबल नहीं होता किसमें, नाभिकीय रेंज 10⁻⁻15 रेंज में, क्योंकि वहाँ पे एक और बल नाभिकीय बल भी आ जाता है। तो इसका डिटर्मिनेशन एग्जैक्टली नहीं हो पाता, किसका, कूलम्ब्स बल का। तो 10⁻⁻15 नाभिकीय रेंज में कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। और तीसरा फैक्ट है कि किन्हीं दो आवेशों, मान लो ये Q1 आवेश और ये Q2 आवेश, यदि इन दोनों आवेशों के मध्य कोई अन्य आवेश Q3 रख दें तो इनके मध्य जो बल लग रहा था F क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इनके बीच की दूरी कितनी है R। तो इन दोनों के मध्य लगने वाला बल इस आवेश की उपस्थिति से अप्रभावित रहेगा।
मतलब आवेश का उपस्थित होना या ना होना इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक, ये इसके 3 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। पहला था कि आवेशों का गतिमान अवस्था में, यदि आवेश गतिमान अवस्था में हो तब कूलम्ब्स का नियम लागू नहीं होता, और दूसरा था यदि नाभिकीय रेंज में कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, और तीसरा था कि दो आवेशों की उपस्थिति में यदि कोई तीसरा अन्य आवेश आ जाए और उनके मध्य जो लगने वाला बल था वो तीसरे आवेश की उपस्थिति से अप्रभावित रहेगा, मतलब बल का मान, उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स की, जो कि हमारे किताब में दे रखे हैं। तो सबसे पहले आता है एग्जाम्पल नंबर 1। तो क्या है देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी 5.3 × 10⁻⁻11 मीटर है। इनके मध्य विद्युत आकर्षण बल का परिकलन कीजिए। इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए। G = 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, और प्रोटॉन का मास कितना दे रखा है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें निकालना क्या है, उनके मध्य विद्युत आकर्षण बल की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो ऑब्वियस सी बात है आकर्षण ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है कूलम्ब फोर्स का 1/4πε0। यदि हमको कोई भी माध्यम नहीं दिया हो तो हम निर्वात में फोर्स को ज्ञात करते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ इंटू Q1। देखो एक तो हो गया इलेक्ट्रॉन और एक हो गया प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है, बस डिफरेंस इतना होता है कि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो इन दोनों का वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। Q1 क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 इंटू 1.6 × 10⁻19 अपॉन r, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 5.3 × 10⁻11 का स्क्वायर, r स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ से हम न्यूटन, तो यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाले बल को ज्ञात कर सकते हैं किसमें हाइड्रोजन एटम में। और इसने कहा है कि दूसरे क्वेश्चन में क्या है इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए। तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है F = G m/p मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। G का मान कितना दे रखा 6.67 इंटू 10⁻11 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम अपॉन r कितना है, दोनों के बीच की दूरी 5.3 × 10⁻11 मीटर। यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा ये। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा Fg, इसको करते हैं गुरुत्वाकर्षण के लिए Fg और इसके Fe इलेक्ट्रिक फोर्स है ना। तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू देखें और इन दोनों की वैल्यू को कंपेरिजन करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स गुरुत्वाकर्षण फोर्स की तुलना में ज़्यादा इफेक्टिव होता है, मतलब Fe इज़
मोर ग्रेटर देन एफ जी। इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा इफेक्टिव होता है किसकी तुलना में, गुरुत्वाकर्षण फोर्स की तुलना में। इसको सॉल्व करके तुम देख लेना, तो इसकी वैल्यू कम आएगी और इसकी वैल्यू ज़्यादा आती है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। समान आवेश वाले दो धनायन परस्पर 3.7 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि उनके मध्य की दूरी 5 एंगस्ट्रॉम है। प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं। तो देखें एंगस्ट्रॉम और मीटर का क्या रिलेशन होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम कह रहे हैं आर। 5 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा 5 × 10⁻10 मीटर। ये क्या हो गई, दोनों के बीच की दूरी, दो आवेशों के बीच मतलब धनायनों के बीच की दूरी। तो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है 1/4π ε0 Q1 Q2/r²। 1/4π ε0 की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻9 Q1 Q2। चूँकि Q1 और Q2 दोनों धनायन दे रखे हैं समान आवेश के, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q। मैं इसको Q मान रहा हूँ जनरली, ठीक है। तो Q1 × Q2/r²। कितना है 5 × 10⁻⁻10 का स्क्वायर। और फोर्स कितना दे रखा है हमको 1 न्यूटन। तो ये कितना हो जाएगा 1 के इक्वल। तो 9 × 10⁻9 Q1 Q2 दोनों इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा Q का स्क्वायर 5 × 10⁻10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो Q स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं 1 × 5 × 10⁻10 का होल स्क्वायर अपॉन 9 × 10⁻9। तो यहाँ से Q की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं हम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसने कहा है कि सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्वांटाइजेशन रूल को। क्वांटाइजेशन रूल क्या होता था Q बराबर NE। Q की वैल्यू हमको यहाँ से मिल ही जाएगी। क्वेश्चन इसके फर्स्ट पार्ट से Q की वैल्यू हमको मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1 × 10⁻⁻19 और इंटू N है यहाँ पे। तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगी Q/1.6 × 10⁻⁻19। तो Q की वैल्यू रख के इसको 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे N की वैल्यू हो जाएगी, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं। ये वैल्यू आएगी समथिंग 2 के समथिंग आएगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल कितना है। F इज इक्वल टू वैक्यूम, F0 से डिनोट कर रहा हूँ मैं इसको, 18 न्यूटन है। यदि 1 mm मोटाई तथा 6 पराविद्युतांक की एक कांच की पट्टिका इन आवेशों के मध्य रख दी जाए तब बल का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें फोर्स निकालना है। कब निकालना है, जब हमको माध्यम रिलेटिव परमिटिविटी कितनी दे रखी हो 6, तब फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या था 1/4π ε0 किसके लिए, वैक्यूम के लिए, Q1 Q2/r²। R की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 mm। इसको मीटर में चेंज करें तो 10⁻, इसको मीटर में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसी से आ जाएगा सिंपली, इसी से सॉल्व हो सकता है।
मीडियम के लिए क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन R क्या था, निर्वात में लगने वाला बल अपॉन मीडियम में लगने वाला बल। निर्वात में कितना बल है 18 न्यूटन, और ये हमको ज्ञात करना है मीडियम वाला, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 6। एप्सिलॉन R इजकल टू 6 यहाँ पर रख दिया, तो 18/FM, तो FM इज इक्वल टू 18/6, तो FM इज इक्वल टू 3 न्यूटन। तो 6 परावैद्युतांक की एक कांच की पट्टिका में कितना बल लगेगा 3 न्यूटन का बल। अब यहाँ पे क्या हुआ, बल का मान कम हुआ है, और यहाँ पे 18 न्यूटन था और यहाँ पे 3 न्यूटन। तो मतलब माध्यम में कूलाम बल का मान, लगने वाले दो आवेशों के बीच में कूलाम बल का मान कम होता है, किसकी तुलना में, निर्वात की तुलना में। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।